जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो आज है 9 दिसंबर और आज का जो न्यूज़पेपर है वो हम 10 मिनट में कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलते हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी फ़ायदा दिलाएंगे। GS 1, 2, 3, 4 सभी अवेलेबल है। प्रीलिम्स और मेन दोनों ओरिएंटेड है। तो डाउनलोड कीजिए एमएम अकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। चलिए आते हैं पहले इस पर। तो यहाँ पर बात की जा रही है फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के बारे में। अब देखिए, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है प्लस मेंस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। अब ये है क्या? इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि एंटीबायोटिक के कॉम्बिनेशन की बात की जा रही है। देखिए, हम क्या होता है जब भी हमारी तबीयत ख़राब होती है हम एंटीबायोटिक लेते हैं। एक तो प्रॉब्लम जो चल रहा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, वो तो हमने कल देखा था। आज यहाँ पर हम एंटीबायोटिक के कॉम्बिनेशन की बात करने वाले हैं। एक स्टडी पब्लिश की है जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, जिसमें हाईलाइट किया गया है इंडिया की एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन, जो कि है फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स के सेल को लेकर। 2020 में 60.5% ऑफ फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स जो है वो फाइंड किए गए हैं एज अनअप्रूव्ड, जिनको अप्रूव नहीं किया गया है। उसी के साथ साथ 10% के आसपास ऐसे डोजेस हैं जो कि बैन किए गए हैं, फिर भी उनको बेचा जा रहा है। मतलब समझ रहे हो, ऐसी दवाइयाँ जिनको बैन किया गया है इंडिया में कि वो हानिकारक है, उनको भी बेचा जा रहा है अभी भी। पब्लिक हेल्थ थ्रेट एंटीबायोटिक मिसयूज से अनअप्रूव्ड और बैन जो यहाँ पर जो FDCs है, वो यहाँ पर स्पेशली जिसमें एंटीबायोटिक्स हमें देखने को मिलते हैं, वो सीरियस थ्रेट यहाँ पर पजेस करते हैं ह्यूमन हेल्थ को। मिसयूज जो एंटीबायोटिक कंट्रीब्यूट यहाँ पर प्रिवलेंस टू एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट, जो मैंने आपको कल बताया था, है ना, AMR। ये काफ़ी एक बड़ा कंसर्न है, ग्लोबल हेल्थ कंसर्न है। अब यहाँ पर साइंटिफिक अप्रूवल प्रोसेस जो होती है FDC की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें सारे कंप्लायंस चेक किए जाते हैं और वो सही है या नहीं, उस हिसाब से फिर यहाँ पर जो एंटीबायोटिक्स है या फिर जो डोजेस हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन ऐसी कोई प्रोसेस हमारे यहाँ पर फिलहाल देखने को नहीं मिलती है जो कि सारे सेफ्टी और इफिकेसी जो है इस कॉम्बिनेशन के वो देखे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक्सप्लॉयटेशन ऑफ FDCs। अब क्या होता है ना, FDCs को ज़्यादा तरीके से बेचते हैं। मतलब बेसिकली क्या है, FDCs क्या है, समझ लीजिए कोई यहाँ पर एक पर्टिकुलर A नाम की दवाई है, ठीक है, जो इस डोज के लिए काम आती है, कोई बीमारी के लिए काम आती है। B नाम की कोई एंटीबायोटिक है, वो ये चीज़ के लिए काम आती है, दूसरी बीमारी के लिए। इन दोनों को कंबाइन कर लिया गया और एक बीमारी के लिए यहाँ पर लाया गया कि ये काफ़ी इफेक्टिव है। इससे प्रॉब्लम क्या हो सकता है, इससे प्रॉब्लम ये हो सकता है जो A और B यहाँ पर ज्वाइन किए गए हैं, दो दवाइयाँ, तो हो सकता है कि ये दोनों दवाइयाँ मिलकर काफ़ी अच्छा असर करें। लेकिन प्रॉब्लम ये भी आता है कि ये दो दवाइयाँ मिलकर ऐसा एक डेडली कॉम्बिनेशन तैयार करें जिससे कि सामने वाला जो है उसको बहुत हानि पहुँचे, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, दवाएँ होते हैं, उनका नुकसान जो है वो हमें देखने को मिलता ही है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर हो सकते हैं और ये अगर अप्रूव नहीं किया गया तो फिर प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, जो विदाउट अप्रूवल यहाँ पर चीज़ें बेची जा रही है। तो यहाँ पर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है उसमें भी इनफेक्टिवनेस हमारा देखने को मिलता है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंडिया में इनफेक्टिव है कि यहाँ पर अनअप्रूव्ड FDCs जो है उनको यहाँ पर रोक सके, उनको यहाँ पर कम कर सके। तो ये चीज़ बेसिकली यहाँ पर इस आर्टिकल के थ्रू देखने को मिल रही है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ को समझना और ये चीज़ को देखना, मेंस पर्सपेक्टिव से भी और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्या है, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन क्या है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन जो है मेडिकेशंस है जो कंबाइन करते हैं दो या उससे ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट सिंगल डोज फॉर्म में। क्योंकि समझ लीजिए एक कोई दवाई है, ठीक है, आपको दो दवाइयाँ दी गई है। एक दवाई आपको दी गई है, आपका समझ लीजिए D3 जो है वो कम है, वो बढ़ाने के लिए। दूसरी दवाई आपको दी गई है कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो कम है, उसको बढ़ाने के लिए। तो हो सकता है कि आप एक आधी दवाई जो है वो लेना भूल जाओ, है ना, रेगुलर बेसिस पे ना ले पाओ। तो इसीलिए क्या है कि एक ही दवाई में दोनों डोसेज दे दिए जाएंगे कि भाई एक ही डोज लो, वो ज़्यादा ईजी रहता है ना। तो बेसिकली कंबाइन किए जाते हैं दो या मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट सिंगल डोज फॉर्म में। पर्पस क्या है, मेडिकेशन एडहेरेंस को इंप्रूव किया जाए, मतलब नंबर ऑफ पिल्स जो उसको रिड्यूस किया जाए, एक ही पिल में आपका सब कुछ हो जा रहा है। सिंप्लीफाइंग डोज को यहाँ पर सिंप्लीफाई किया जाता है। इफिकेसी को एनहांस किया जाता है कि दो मिलके और अच्छे तरीके से काम करेंगे। एंड टारगेट स्पेसिफिक पॉपुलेशन जो है रखी जाती है। बेनिफिट्स क्या है, मेडिकेशन एडहेरेंस इंप्रूव करता है, ट्रीटमेंट आउटकम इंप्रूव करता है, पील बर्डन रिड्यूस करता है और कन्वीनियंस जो है वो बढ़ा देता है कि भाई एक ही दवाई लेने की ज़रूरत है पेशेंट को। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पर रिस्क क्या क्या है, देखिए यहाँ पर रिस्क बहुत भयानक है, क्योंकि हर एक दवाई जो है उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। दो दो मिलके यहाँ पर साइड इफ़ेक्ट क्या तैयार करेंगे बताना बहुत मुश्किल है। जो इंडिविजुअल डोजेस है उसको डिफ़िकल्ट हो जाता है एडजस्ट करना।
एक्सपोजर जो है मेडिकेशन का, अननेसेसरी एक्सपोजर ये हो जाता है, हाई कॉस्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अब देखिए क्या है ना, एफडीसी जो है ना, एफडीसी ये बेसिकली क्या है कि हमारे यहाँ पर अप्रूवल इसका नहीं है ना। और इसके जैसे हमारे यहाँ पर कैसा होता है, एक दवाई है, इसकी फिक्स्ड इतने ही दाम आपको रखने पड़ेंगे, इससे ज़्यादा आप पैसे नहीं बढ़ा सकते हो, ऐसा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। लेकिन एफडीसी जो है उसको लेकर ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर कंबाइन कर दिया गया और जितने दाम में बेचना है उतने दाम में बेचो। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेशन तैयार करती है और एक मौका देती है यहाँ पर फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को कि जितने मन में आए उतने दाम में जो चीज़ें हैं उसको बेचो, है ना। तो ये प्रॉब्लम्स, ये कॉम्प्लिकेशंस हमें इसमें देखने को मिल रहे हैं और यही चीज़ की यहाँ पर इस आर्टिकल में बात की गई है। चलिए नेक्स्ट इस पर आते हैं, ब्रिज दिस डेफिसिट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो डेफिसिट है उसको ब्रिज करने की बात की जा रही है। तो लैंड कनेक्टिविटी का प्रपोजल इंडिया और श्रीलंका के बीच में देखने को मिल रहा है। श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया एक प्रपोजल जिसमें लैंड कनेक्टिविटी जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में यहाँ पर रखी जाएगी, ठीक है। और ये पहली बार नहीं है, ऐसा पहले भी हुआ है। हिस्टोरिकल चैलेंजेस अगर हम देखते हैं, कॉन्सेप्ट जो है लैंड कनेक्टिविटी का वो अपोजिशन फेस कर रहा है, जो रिप्रेजेंट करते हैं इंटरेस्ट ऑफ सिनेलिस्ट बुद्धिस्ट श्रीलंका में, है ना। एंड डिस्पाइट प्रीवियस क्रिटिसिज्म म्यूटेड रिस्पॉन्स, आइडिया जो है वो अभी परसिस्ट करता है। और यहाँ पर अलग अलग चीज़ों के थ्रू देखने को मिलता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक लैंड कनेक्टिविटी देखने को मिल सकती है। स्लो प्रोग्रेस जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रिलेशनशिप जो इंडिया और श्रीलंका का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, जैसे कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क, ये सिग्निफिकेंट डिले जो है वो फेस कर रहे हैं। इसके वजह से क्या हो रहा है, इसके वजह से भी श्रीलंका चाइना की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है कि यार इंडिया जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ज़्यादा अनाउंस कर देता है, बहुत ज़्यादा उसमें करने की कोशिश करता है, लेकिन डिले बहुत ज़्यादा होते रहता है ना। डिस्पाइट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन किया गया था 1970s में, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जो है ट्रांसमिट नहीं हुई दो कंट्रीज़ के बीच में, समझ रहे हो, इतना टाइम लग जाता है। एंड ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन चैलेंजेस, इंडिया और श्रीलंका फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है ना, लेकिन सिग्निफिकेंट कोई प्रोग्रेस जो है इन दोनों के ट्रेड के बीच में वो भी हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, बायलैटरल टाइज, क्योंकि बायलैटरल टाइज इंप्रूव होते हैं इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव पे ही, इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव पे ही। तो ये अगर इतना डिले होता जा रहा है तो सही तरीके से जो चीज़ें हैं वो हो भी नहीं पाती है। सस्टेनेबल मूवमेंट में इम्प्रूव्ड रिलेशन यहाँ पर ज़रूरी है। रिसेंट पॉजिटिव डेवलपमेंट जो है वो देखे गए हैं, लेकिन फिर भी और अच्छे डेवलपमेंट जो है उसकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, जिससे कि और अच्छे तरीके से हम यहाँ पर दोनों देशों के बीच में काम हो सके, ये चीज़ यहाँ पर बात की जा रही है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर आईसी वार्निंग, यहाँ पर ग्लेशियल थीनिंग एंड ग्लोबल क्लाइमेट रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। बेसिकली वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिसेंट रिपोर्ट आई है, यहाँ पर हाईलाइट कर रहा है कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो उसका इम्पैक्ट यहाँ पर काफ़ी बुरी तरीके से हो रहा है क्लाइमेट क्राइसिस पर। और उसी के साथ साथ ग्लेशियर जो है वर्ल्ड वाइड वो थीन होते जा रहे हैं, वो कम होते जा रहे हैं। और इसीलिए जिस तरीके से हमारे यहाँ पर मतलब आर्टिकल यहाँ पर अपील कर रहा है कि जैसे हमारे यहाँ पर अर्थक्वेक के लिए अर्ली वार्निंग और उसको बहुत इससे देखा जा रहा है, साइक्लोन को देखा जाता है, उसी तरीके से ये जो थीनिंग यहाँ पर हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी कश्मीर है, हमारे यहाँ पर भी शिमला है ना, हमारे यहाँ पर भी कुल्लू मनाली है, जहाँ पर बर्फ़ जो है वो देखने को मिलती है, तो वो यहाँ पर थीन होते जा रही है, जिसका बहुत बुरा असर यहाँ पर इंडिया में पड़ता है। तो उसकी वजह से क्या होती है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जो है वो देखने को मिलता है, काफ़ी इवेंट इसके बढ़ गए हैं इसकी वजह से, है ना। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड बेसिकली क्या होता है कि जब कोई एक तालाब है उसमें अगर बर्फ़ गिर जाए, वो तालाब फूट जाए और पूरी नदी के साथ वो पानी बहता चला जाए, है ना। तो केदारनाथ में भी वही हमें देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा इसके बढ़ गए हैं, तो ये भी काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। उत्तराखंड जो मैंने अभी बात की थी, है ना, डिस्ट्रक्शन यहाँ पर बेसिकली काफ़ी डैम का हुआ है ना। तो फ्यूचर यहाँ पर रिस्क असेसमेंट जो है यहाँ पर की जानी चाहिए, जिससे कि हम जो रिस्क है यहाँ पर वो कम कर सके, मिटिगेशन जो उसको बढ़ा सके। तो यही बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है फिलहाल उसने क्या किया है कि रेट्स अनचेंज रखे हैं। रेपो रेट जो है वो अनचेंज रखे गए हैं 6.5%, मतलब कोई भी रिलीफ जो है बोरोवर्स को नहीं मिल पाया। अब ये रेपो रेट क्या होता है ये आप सभी को पता ही होगा, कम रखा मतलब अनचेंज रखा गया, इसका मतलब क्या है, अभी भी इन्फ्लेशन थोड़ा हाई है, नहीं तो कम किया जाता, कम किया गया मतलब इन्फ्लेशन अभी बहुत कम हो गया है, उसको हम इंक्रीज होने दे सकते हैं। तो इन्फ्लेशन अभी कितना है, अभी भी 5.4% यहाँ पर रखा गया है, हालांकि हमारे टारगेट में है ना, 2 से लेके 6 के बीच में रहना चाहिए, तो अभी भी अचीवेबल है, लेकिन यहाँ पर 4% के आसपास रहना चाहिए, ऐसा बात की जाती है। जीडीपी ग्रोथ को यहाँ पर बढ़ाया है, जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन जो है वो 7% कर दिया गया है 6.5% से। और यहाँ पर 5 ऑफ द 6 एमपीसी मेंबर्स, 6 मेंबर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसमें 6 मेंबर्स होते हैं, 3 होते हैं आरबीआई गवर्नर, 3 होते हैं आरबीआई से, 3 होते हैं गवर्नमेंट से, ठीक है। तो 5 लोग जो उन्होंने वोट किया कंटिन्यू विड्रॉल अकोमोडेशन, यहाँ पर पोटेंशियल फ्यूचर रेट हाइक जो है वो यहाँ पर देखा जा सकता है।
फूड इन्फ्लेशन कंसर्न यहाँ पर आरबीआई गवर्नर ने हाईलाइट किया है, फूड इन्फ्लेशन यहाँ पर हो सकता है, उसमें हाइक हो सकती है। फूड इन्फ्लेशन सप्लाई में कमतरता, जो रेनफॉल हो रहा है उसकी वजह से, तो ये सारी चीज़ें हमें बेसिकली इसमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।